नाज़का लाइन्स विलुप्त हो चुकी एक सभ्यता की रहस्यमयी कहानी बयां करती है। हाल ही में खोजे गए कुछ चिन्ह शायद दुनिया के एक बड़े रहस्य से पर्दा उठा दे। सूर्य लाइन के बिल्कुल बीच में अस्त होता था। इसका कुछ मतलब तो जरूर होगा। ये बहुत शानदार है, नई नाज़का लाइन। जॉश, मैं आपको यही दिखाना चाहता था। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा है। पेरू के बारे में सोचें तो आपके दिमाग में क्या आता है? ऊंची एंडीज माउंटेन्स या फिर अमेज़न के हरे भरे जंगल। साउथ की तरफ जाने पर आप अपने आप को दुनिया के सबसे सूखे और वीरान इलाके में पाएंगे। 2000 साल पहले यहाँ एक रहस्यमयी सभ्यता फल फूल रही थी। 1920 से पहले उनके बारे में बहुत कम जानकारी थी। फिर कमर्शियल फ्लाइट्स ने उनके विशाल ग्लिफ्स को देखा। रेत पर बनाए गए सिंबल्स को नाज़का लाइन्स के नाम से जाना गया। वो बड़े बड़े जानवर अजीबोगरीब आकार और जियोमेट्रिक शेप्स को दर्शाती थीं। लगभग 100 साल से लोग नाज़का लाइन्स पर अच्छी खासी बहस कर रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों पहले एक रेतीले तूफान ने कुछ शानदार चीजों से पर्दा उठा दिया। कुछ अनदेखे सिंबल सामने आए जो शायद पूरी पहेली को सुलझा दें। साइंटिस्ट के हाथ कुछ ऐसी चीजें लगी हैं जिससे यह पता लग सकता है कि लाइंस को इतनी सटीकता से कैसे बनाया गया और क्यों बनाया गया। क्या वो यहाँ ईश्वर की पूजा करते थे, या नशा करके कुछ रस्में निभाते थे, या वो एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर थे जैसा कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि वो एलियन से बातचीत का जरिया थे। नई खोजों से शायद हमें उन सवालों का जवाब मिल सके। अब मेरा मिशन है पेरू में जाना और नाज़का सिंबल्स के रहस्यों से पर्दा उठाना। मैं इस केस से जुड़े नए सबूतों की अच्छी तरह से जांच करूंगा और फिर दुनिया के सबसे बड़े रहस्य के जवाबों को तलाश करूंगा। मेरा नाम है जॉश गेट्स। मेरे पास आर्कियोलॉजी की डिग्री है और नई खोज का जुनून। मुझे कई बार अजीब हालातों का सामना करना पड़ता है। पैसा कमाने के और भी आसान तरीके हैं। मेरा जुनून मुझे दुनिया के हर कोने में ले जाता है जहां मैं इतिहास से जुड़े रहस्यों की जांच करता हूं। मैं तैयार हूं, चलो। ये है एक्सपीडिशन अननोन। आठ घंटे की फ्लाइट के बाद मैं पेरू की राजधानी लीमा पहुंच गया हूं। नाज़का लाइन्स को देखने के लिए हमें नाज़का जाना होगा। वहां पहुंचने के लिए हमें कुछ 100 किलोमीटर साउथ की तरफ जाना होगा। पेरू में हर कोई हॉर्न बजाता है। जब वो खुश होते हैं तो हॉर्न बजाते हैं, दुखी होते हैं तो हॉर्न बजाते हैं, गुस्सा होते हैं तो भी। जब भी मन हो। कोई रोड क्रॉस कर रहा है। अब मेरी बारी। उन्हें पसंद है। हॉर्न बजाते हुए मैं लीमा से बाहर निकला और अब मैं लगभग 480 किलोमीटर का सफर तय करते हुए नाज़का पहुंचूंगा और उन नाज़का लाइन्स को देखूंगा जो हाल ही में सामने आई हैं। वहां पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पैन अमेरिकन हाईवे। यह है दुनिया की सबसे लंबी सड़क। 48,000 किलोमीटर लंबी ये सड़क अमेरिका के लगभग सभी देशों को जोड़ती है। एक तरफ ऊंची पहाड़ियां और पैसिफिक ओशन और दूसरी तरफ बंजर रेगिस्तान। इस इलाके में एक साल में 25 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, लेकिन इस बंजर रेगिस्तान में भी जीवन मौजूद है। रेगिस्तान के बीचों बीच पानी। अमेजिंग। ये है वाकाचीना। यहाँ लगभग 100 लोग रहते हैं। ये पूरे अमेरिका का एकमात्र ऐसा रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पर पानी है। एक छोटा तालाब जो इस रेगिस्तानी इलाके में मौजूद है। वैसे तो ये एक नेचुरल ओएसिस है। लोग यहाँ जमा हो गए और पानी के आसपास दुनिया बसा ली। ये प्यास बुझाने वाला स्रोत नाज़का के समय में नहीं था, लेकिन रेगिस्तान था। मैं इस इलाके को देखने आया हूँ जिसमें नाज़का लोगों ने खुशहाल जिंदगी बसर की। कैसे? चलिए रेगिस्तान में पता लगाते हैं। एक बार सदर्न पेरू में हाईवेज छोड़ने के बाद आपको क्या नजर आता है? कुछ नहीं। ये दुनिया के सबसे ज्यादा कठिन इलाकों में से एक है। ये है एल्मर, एक लोकल ड्राइवर जो मुझे रेगिस्तान दिखाएंगे। ये ज्यादा बातचीत नहीं करते, लेकिन चप्पे चप्पे से वाकिफ है।
शुक्र है यहाँ हॉर्न नहीं बज रहा। परू की ये रेगिस्तान लगभग न्यूयॉर्क स्टेट के बराबर हैं। अगर मैं इनके बारे में नहीं जानता तो मुझे लगता कि हम मार्स पहुंच गए हैं। वो मजा आ गया। बहुत तेज है। एल्मर बहुत तेज चला रहे हो। पता नहीं हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर एल्मर के पास लाइसेंस है या नहीं, लेकिन मैं ये समझ गया हूँ कि यहाँ कोई स्पीड लिमिट नहीं है। 2000 साल पहले नास्का के लोग इस गर्म रेगिस्तान में पैदल घूमते थे। आज लोग इन टीलों को पार करने के लिए और भी मजेदार तरीके अपना रहे हैं। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। एकदम परफेक्ट। देखा आपने, मैं सही सलामत हूं। शाम हो रही है और मेरे कपड़े रेत से भर गए हैं, तो अब वापस चलते हैं। नास्का की विशाल और रेतीली दुनिया को देखकर मेरे मन में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई। अगले दिन मैंने अपना पैन अमेरिकन हाईवे का सफर जारी रखा। सुनसान सड़क पर कुछ घंटों के सफर के बाद मुझे कुछ इमारतें दिखाई दी। नास्का में आपका स्वागत है। यहाँ हमेशा गर्मी रहती है। इस इलाके में इंसान शुरुआत से ही रह रहा है। पुराने जमाने में यहाँ नास्का के लोग रहते थे, बाद में स्पेनिश आ गए और वाइन तैयार होने लगी, और आज ये शहर आर्कियोलॉजिस्ट्स और एडवेंचर टूरिस्ट्स की पसंदीदा जगह है। आप जहां भी देखेंगे आपको नास्का लाइंस के रेप्लिका दिखाई देंगे, लेकिन मैं यहां असली चीज देखने आया हूं। शहर के बाहर मैं पहली बार रहस्यमय ग्लिफ्स को देखने के लिए पहुंच गया। इस वक्त हम हैं नास्का लाइंस पर। आप नहीं देख पा रहे? मैं भी नहीं। समस्या यह है कि ये इतने विशाल और सपाट हैं कि ऊंची जगह से देखे बिना ये आपको दिखाई नहीं देते। ये रेगिस्तान में गुम हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि अगर आप नीचे से नहीं देख सकते तो इन्हें कैसे और क्यों बनाया गया? अगर इन्हें देखना है तो ऊपर से देखना होगा। सबसे पहले नास्का लाइंस की खोज 1553 में स्पेनिश योद्धा पेड्रो सिएजा दे लियोन ने की थी, लेकिन उन्होंने इसे एक पुरानी सड़क समझा। अगर ये टावर कुछ 100 साल पहले बना होता तो शायद वो लाइंस को अच्छी तरह समझ सकते थे, क्योंकि इन्हें सिर्फ ऊपर से देखा जा सकता है। वाह, जरा देखिए इन्हें। मैं परू के रेगिस्तान को पार करके अब इस ऑब्जर्वेशन टावर पर चढ़ रहा हूं ताकि इस रहस्य को अपनी आंखों से देख सकूं। वाह, देखिए जरा इन्हें। वो हैं नास्का लाइंस। ये लाइंस बहुत बड़े रहस्य हैं। यहाँ लगभग 100 विशाल आकारों के साथ साथ अजीब जियोमेट्रिक सिंबल्स और हजारों सीधी लाइंस हैं, जो वॉशिंगटन डीसी के इलाके के मुकाबले दुगनी दूर तक फैली हुई हैं। बड़े जानवरों के डिजाइन्स सबसे ज्यादा मशहूर हैं। ये है हमिंगबर्ड, कॉन्डोर, स्पाइडर और मंकी। सिंगल लाइन में खींची गई शेप्स एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती। ये नास्का लाइंस का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है और ये सभी डायरेक्शंस में मीलों तक फैला हुआ है। हमें पहली झलक तो मिल गई। सबसे बड़ा सवाल, ये लाइंस कैसे बनाई गईं और इनका मकसद क्या था? अभी हाल ही में एक शानदार घटना सामने आई। दबी हुई नास्का लाइंस एक रेतीले तूफान की वजह से उभरकर सामने आ गई और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये लाइंस उस रहस्य से पर्दा उठाने में मदद करेंगी। लाइंस के बारे में जानने से पहले मैं नास्का लोगों को ठीक से जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ एंटोनिनी म्यूजियम, जो नास्का समय के अवशेषों से भरा हुआ है, जिनमें से कुछ तो बहुत ही भयानक हैं।
ये वाकई नाज़का कल्चर का सबसे अजीब और कहा जा सकता है कि सबसे डरावना हिस्सा है। आप देख सकते हैं स्कल्स अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड हैं। इनके क्रेनियम में एक होल है जिसमें एक रस्सी डाली हुई है और इन्हें कहते हैं ट्रॉफी हेड्स। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि नाज़का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे और स्कल्स उनके लिए पूजनीय थे, जबकि कुछ मानते थे कि नाज़का हेड हंटर्स थे। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। नाज़का के लोगों के बारे में समझने के लिए आपको उनकी पॉटरी को देखना होगा। देखा जाए तो यही एक चीज बची है और ये टूटे हुए टुकड़े उस पहेली का हिस्सा हैं। नाज़का लाइंस क्यों बनाई गईं, इसकी कई थियरीज हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे सही जवाब मिल जाए। पहली थियरी, लाइंस का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर के तौर पर किया जाता। आसमान के नीचे स्थित उनकी पोजीशन और अलग अलग सेरेमिक्स की साइड्स पर बने हुए स्टार्स से ये बात साबित होती है। दूसरी थियरी, क्योंकि जमीन से लाइंस को देखना बहुत मुश्किल है और बहुत सी लाइंस लैंडिंग रनवेज की तरह दिखती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लाइंस को एलियंस की मदद से बनाया गया। तीसरी थियरी, लाइंस का इस्तेमाल नशे से जुड़ी रस्में निभाने के लिए होता था, जहां देवताओं से इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना होती थी। इनमें से कुछ देवताओं को जानवरों के द्वारा दर्शाया गया था, जैसे मंकी या व्हेल। पॉटरी पर बनाए गए साइकेडेलिक कैक्टसेस और डांसिंग शामन्स इस बात का सबूत हैं। लेकिन कौन सी थियरी सही है, मैं इसका पता लगाऊंगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या लाइंस वाकई एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर हैं। लेट जर्मन मैथमेटिशियन मारी राइके इस विचार की सबसे बड़ी समर्थक थीं और इन लाइंस को प्रिजर्व करके वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है और उनके घर को अब म्यूजियम बना दिया गया है। उनकी थियरी को समझने के लिए मैं उनकी फाउंडेशन की डायरेक्टर एना मारिया कोगोर्नो से मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने सबसे पहली लाइंस कब देखी? वो लीमा म्यूजियम के साइंटिस्ट के ग्रुप में शामिल थी। वो वहाँ न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पॉल कॉसॉक से मिली। कॉसॉक? हाँ। उन लोगों ने उड़ान भरी और जब वो ऊपर थे तो उन्हें बहुत सारे रोड्स दिखे। तब वो नहीं जानते थे कि वो क्या हैं। फिर उन लोगों ने कार से देखने का फैसला किया और मरिया बहुत उत्सुक थी। अचानक मरिया ने देखा कि सन बिल्कुल ही लाइन के बीचों बीच अस्त हो रहा है। वो पूरी तरह से हैरान हो गई कि इसका कोई मतलब जरूर है। क्या आप मानती हैं कि लाइंस और ग्लिफ्स सेलेस्टियल बॉडीज से अलाइंड हैं? उनमें से कुछ है, हाँ। राइकी ने लाइंस के एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस को सही साबित करने के लिए लगभग आधी सदी लगा दी, लेकिन उनकी थियरी पर अब भी बहस जारी है। म्यूजियम के पास मौजूद प्लानिटेरियम में मैं पेरुवियन एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट के एडगार्डो अज़ाबाचे से मिलने जा रहा हूँ। हेलो। वो ये बताएंगे कि लाइंस का सेलेस्टियल बॉडी से क्या संबंध है। मरिया ने इस पर 40 साल तक काम किया। उन्होंने ऐसी लाइंस की खोज की जो सबसे तेज चमकते हुए तारों के अलावा सूरज और चांद के उदय या अस्त होने की तरफ इशारा करती थी, जैसे कि हमिंग बर्ड। और उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि सबसे लंबी लाइन समर सॉल्स्टिस के दिन उगते हुए सूरज को दर्शाती है। वाकई दिखती है। सॉल्स्टिस में ये सीधे सन की तरफ इशारा करती है। हाँ, ये एक बड़ा सबूत है। लगता है हमिंग बर्ड महत्वपूर्ण एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं के साथ पूरी तरह अलाइंड हैं और बाकी शेप्स भी। और ये है कॉन्डोर। बर्ड के फिगर को क्रॉस करती हुई लाइन विंटर सॉल्स्टिस के दिन सूरज के डूबने की तरफ इशारा करती है। और तीसरा फिगर हेरॉन का है, जिसमें मरिया ने नोटिस किया कि हेरॉन की लंबी चोंच विंटर सॉल्स्टिस के दिन सूरज के उगने की तरफ इशारा करती है। जैसे ही सूरज इन लाइंस पर अस्त होता या उगता था, नाज़का के लोग समझ जाते थे कि ये विंटर है या समर का पहला दिन, मतलब उनके लिए बारिश का मौसम। उनके लिए ये कैलेंडर फसल उगाने या पानी जमा करने के लिए बहुत जरूरी होगा। लेकिन सैकड़ों दूसरी लाइंस और एनिमल शेप्स जो सन या स्टार से मैच नहीं होती, इसलिए मरिया की थियरी आधा ही खुलासा करती है। मतलब खोज अभी जारी है। अगली सुबह लाइंस की थियरी को समझने के लिए मैं रेगिस्तान के एक वीरान इलाके की तरफ जा रहा हूँ। कई सालों से बहुत सारे लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं
कि नाज़का अपनी बनाई लाइंस को नहीं देख सकते थे क्योंकि लाइंस बहुत ज्यादा लंबी हैं। हो सकता है कि उन्हें एलियंस की मदद से बनाया गया हो। एक नाज़का लाइन को कहते हैं एस्ट्रोनॉट, और ये लाइन हूबहू एलियन से मिलती है। लेकिन मैं पक्के तौर पर यह नहीं कह सकता कि ये डेजर्ट एयरपोर्ट किसी एलियन और उसके दोस्तों के लिए है। नाज़का लाइंस कैसे बनाई गईं, इसका सबसे आसान जवाब क्या हो सकता है? ओके, हो सकता है कि नाज़का लोग इस डेजर्ट में कहीं से आए हों और खेल खेल में उन्होंने ये शेप्स बना दी हों। तो चलिए हम भी ऐसा करेंगे। ये है स्पाइडर, नाज़का लाइंस में सबसे मशहूर है, और मैं स्पाइडर को बनाने के लिए इस बैम्बू का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जे तुम मेरे ड्राइंग को 1 से 10 में से कितने नंबर दोगे मेरी काबिलियत पर? 2। 10 सबसे सही होता अगर मैं कर सकूं, और सबसे बेकार 1। पर टैलेंट तो टैलेंट होता है। जैसा दिख रहा है ये काम उतना आसान नहीं है। जब ऊपर से डार्क आयरन रिच सैंड हटती है तो नीचे की लाइट कलर सैंड सामने आती है। मैं जो शेप बना रहा हूँ उसे मिटाना मुश्किल है, इसलिए गलती नहीं करूंगा। मैं एक बड़ा रेप्लिका बना रहा हूँ, लेकिन असली नाज़का लाइन बहुत ज्यादा लंबी है। मेरी लंबाई है 6 फुट 2 इंच। आम लोगों से ज्यादा लंबा हूँ, जबकि हेरन की लंबाई है 935 फुट। उसके मुकाबले में चींटी हूँ। ये गलत है, बिल्कुल गलत। आखिर ये हो क्या रहा है? कैसे बनेगा ये? आप जब एक बार डार्क सैंड हटाते हैं तो व्हाइट सैंड बाहर आती है, इसलिए इसे बनाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शेप स्पाइडर से मिल रही है या मेनोरा से? मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ? मैं इसलिए कामयाब नहीं हुआ क्योंकि शेप को अगर आप सही तरीके से देखें तो आप पाएंगे कि इसका ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल सिमेट्रिकल है और नीचे से ये बिल्कुल बराबर है। ये ग्लिफ्स सैकड़ों फुट लंबे हैं। उन्होंने इन शेप्स को मेजरमेंट करके ही बनाया होगा, वरना ये परफेक्ट नहीं होते। मुझसे तो नहीं बना, पता नहीं उन्होंने कैसे बनाया। इसमें कोई फॉर्मूला अपनाया गया होगा। मैं पेरुवियन डेजर्ट में नाज़का लाइंस के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने तो ड्राइंग बनाकर देख ली कि अब मुझे किसी प्रोफेशनल की जरूरत है। मैंने लाइंस के बारे में जानकारी लेने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ नाज़का के हेड आर्कियोलॉजिस्ट मारियो ओलियोचिया और उनके रिसर्चर एलेहांद्रो को चुना है। हेलो, आप लोग कैसे हैं? मैं हूँ जॉश। मैं एलू। हमारा प्लान है हमिंग बर्ड ग्लिफ को बनाना। हालांकि मैं नहीं जानता कि ये कैसे बनेगा। तो अभी हमारे पास है ये पैडल और स्टिक। हाँ। और क्या ये स्ट्रिंग? ओके, स्ट्रिंग और ये स्टिक्स। हाँ। ओके, चलिए बताइए शुरू क्या करते करना है। पता नहीं हम क्या बनाएंगे, सैंड कासल, पतंग या डेजर्ट वैम्पायर, लेकिन इस वक्त मैं कुछ भी करूंगा। तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कोई रोके ना। पहले आर्कियोलॉजिस्ट मानते थे कि नाज़का के लोग काम की निगरानी के लिए प्लेटफॉर्म्स बनाते थे। एक हिस्टोरियन ने इसे सच साबित करने के लिए पुरानी चीजों से एक हॉट एयर बलून बनाया था। हालांकि रेत में से छोटे वुडन स्टेक्स मिले हैं जो शायद इस सवाल का जवाब दे सकें। तैयार हो? ओके, टेल को थोड़ी और लेफ्ट की तरफ करो। समतल रेगिस्तान होने के बावजूद किनारों पर बहुत सारी छोटी पहाड़ियां हैं। क्या पता नाज़का के लोग वहीं से इंस्ट्रक्शंस देते हों। मारियो का मानना है कि नाज़का के लोग छोटी शेप्स बनाते थे और फिर मैथमेटिक का इस्तेमाल करके उन्हें बड़ा कर देते थे। आगे जाओ। रुक जाओ। लाइन खींचने के लिए हमने चौड़े पैडल्स का इस्तेमाल किया, फिर डॉट्स को जोड़ना शुरू किया। फाइनली हमने हमिंग बर्ड की लास्ट लाइन भी बना ली। Perfecto, no, perfecto, está bien. मिस्टर मारियो के हिसाब से परफेक्ट है। परफेक्ट। हाँ, कमाल हो गया। बहुत शानदार। बढ़िया, कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया। अच्छा बना है ये। हमने नाज़का लाइन बना ली। मैं हैरान हूँ कि हमारा हमिंग बर्ड सचमुच परफेक्ट बना है, और हमने इसे बनाया एक डायग्राम और आम टूल्स की मदद से, और इसमें एलियंस का कोई हाथ नहीं।